90 का दशक था। एक महिला 2 सिलाई मशीन के साथ अपने करियर की शुरुआत करती है। देखते ही देखते वो 6000 से अधिक सदस्यों के साथ एक प्रभावशाली सहकारी समिति की संस्थापक बन जाती है। इसके बाद वो एक कोऑपरेटिव बैंक खोलती है। लेकिन एक महिला के आत्मनिर्भर बनने और हजारों महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की कहानी घोटाले की दास्तान बन जाती है। ऐसा वैसा घोटाला नहीं, 1000 करोड़ का घोटाला। नाम पड़ा सृजन घोटाला। सृजन घोटाले की पूरी कहानी बताने हाजिर है आपका बिहारी पत्रकार। नाम है मोहन कुमार। इन्ने उन्ने का नहीं, यहाँ होगा ओनली बिहार। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बनिए। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए। पहले आपको बताते हैं कि सृजन घोटाला है क्या। यह घोटाला भागलपुर स्थित सृजन नाम के एक एनजीओ से जुड़ा है। संस्था का पूरा नाम सृजन महिला विकास सहयोग समिति है, जो महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का काम करता है। इस एनजीओ पर सरकारी बैंक खातों से अलग अलग योजनाओं के पैसे चोरी करने का आरोप है। यह 1000 करोड़ का घोटाला है। अब आपको इस घोटाले के मुख्य किरदारों से मिलवाते हैं। पहली है मनोरमा देवी। 1991 में उनके पति की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने सृजन महिला विकास सहयोग समिति की शुरुआत की। साल 1996 में सृजन को सहकारिता विभाग से कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में मान्यता मिल गई। इसके 9 साल बाद 2005 में उन्होंने भागलपुर के सबौर ब्लॉक में एक सहकारी बैंक की शुरुआत की, जो भागलपुर के केंद्रीय सहकारी बैंक से संबद्ध नहीं था। इसी बैंक के शुरुआत के साथ घोटालों की कहानी भी शुरू होती है। लेकिन घोटाले के खुलासे से पहले ही फरवरी 2017 में उनकी मौत हो गई थी। कैसे घोटाले किए गए, मॉडस ऑपरेंडी क्या था, वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले दूसरे किरदार से मिल लीजिए, जो है मनोरमा देवी की बहू और SMVSS की तत्कालीन सचिव रजनी प्रिया, जो 2017 से फरार चल रही थी। 11 अगस्त 2023 को सीबीआई ने उन्हें गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। फिलहाल उन्हें पटना सिविल कोर्ट ने 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तीसरे किरदार है मनोरमा देवी के बेटे अमित कुमार, जो कि अभी भी फरार चल रहे हैं। इन मुख्य किरदारों के अलावा सृजन के आला अधिकारियों के साथ इस गोरख धंधे में जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों के भी शामिल होने का आरोप है। इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया सहित कई अन्य बैंकों के अधिकारियों पर भी इस साजिश में साथ देने का आरोप है। अब इस घोटाले का मॉडस ऑपरेंडी समझिए। मनोरमा देवी के सृजन कोऑपरेटिव बैंक के जरिए इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। दरअसल भागलपुर जिले में सरकारी योजनाओं के फंड सीधे सरकारी बैंकों में खुले विभागीय खातों में न जाकर सृजन कोऑपरेटिव बैंक के खाते में जमा करवा दिए जाते थे। ये 2 तरीकों से किया जाता था। पहला, थर्ड पार्टी के समर्थन से सरकारी फंड्स को सीधे सृजन बैंक में जमा करवाया जाता था। इसे स्वीप मेथड कहते हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे सरकार ने भागलपुर प्रशासन को फंड ट्रांसफर किया, बैंक ने भागलपुर प्रशासन से मिली भगत कर पैसा सृजन बैंक के अकाउंट में जमा करवा दिया। दूसरा है फर्जी चेक और हस्ताक्षर। किसी भी सरकारी खाते के लिए एक वैध चेक सीरीज जारी की जाती है, लेकिन इस मामले में एक डुप्लीकेट चेक सीरीज भी जारी की गई, जो सृजन के कर्ता धर्ता को दी गई और वो डीएम के जाली हस्ताक्षर कर पैसे अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाता रहा। इतना ही नहीं, फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए पासबुक और बैंक स्टेटमेंट अपडेट किया जाता था। इसी फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए इस राशि का ऑडिट भी करवा दिया जाता था। आरोप है कि सृजन बैंक में जमा पैसे को निकालकर मनोरमा देवी बाजार में निवेश करती थी। उन पैसों को भारी ब्याज पर व सूद पर भी देती थी। इसके अलावा यह पैसे जमीन, व्यापार और अन्य धंधों में निवेश के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ गौर करने वाली बात है कि सृजन संस्था को बैंक चलाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उसे आरबीआई से लाइसेंस नहीं मिला था। वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी कानून के मुताबिक अधिकतम 50,000 रुपये का लेन देन ही किया जा सकता था। इस फर्जीवाड़े का खुलासा न हो, इसके लिए सृजन का बैंकों के साथ जबरदस्त सांठगांठ था। जांच में पता चला कि जब भी सरकार की ओर से कोई चेक बैंकों के पास आता था, तो बैंक कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी सृजन की संस्थापक को सूचित कर देते थे। चेक बाउंस न हो और घोटाले का खुलासा न हो, इसके लिए एनजीओ की ओर से आवश्यक राशि सरकारी खाते में जमा करवा दी जाती थी। लेकिन 2016 के बाद एनजीओ ने सरकारी पैसे लौटाने बंद कर दिए। इसके बाद अगस्त 2017 में इस घोटाले का खुलासा हुआ,
जब भागलपुर जिलाधिकारी की ओर से जारी 270 करोड़ का चेक बाउंस हो गया। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने मामले की जांच करवाई तो पता चला कि सरकारी खाते में पैसा है ही नहीं। मामले की जांच के लिए सीएम नीतीश कुमार ने आर्थिक अपराध इकाई की टीम को भागलपुर भेजा। विपक्ष के विरोध और दबाव के बीच राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी। इस मामले में सीबीआई ने 26 लोगों को नामजद करते हुए 24 केस दर्ज किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 में अमित, प्रिया और अन्य के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई थी। मामला ट्रायल में है और कई आरोपी जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में कई लेवल पर चूक हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में राज्य सहकारी विभाग का एक अधिकारी निरीक्षण के लिए सृजन के दफ्तर पहुंचा था, लेकिन मनोरमा देवी ने सीनियर ऑफिसर को फोन मिलाया और मामला शांत हो गया। इसके बाद 2011 में तत्कालीन भागलपुर आयकर आयुक्त प्रशांत भूषण के निर्देश पर आयकर विभाग की एक टीम ने सृजन का नियमित सर्वेक्षण किया, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं मिली। 2013 में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सृजन के दफ्तर पर छापा मारा था, लेकिन तब भी अवैध बैंकिंग का खुलासा नहीं हुआ। 2013 में ही बिहार वित्त विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव रमेश्वर प्रसाद सिंह ने राज्य के 41 बैंकों की सूची जारी की थी। उस सूची में सृजन का नाम नहीं था। बावजूद इसके ये गोरख धंधा अगले 4 साल तक चलता रहा। 2013-14 के बीच गोड्डा के सीए संजीत कुमार ने इस घोटाले को लेकर कई बार नीतीश कुमार, राज्य सहकारिता विभाग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को ईमेल किया था, लेकिन इस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 9 सितंबर 2013 को सरकार को पत्र लिखकर संदेह जताया था और सृजन संस्थान की जांच कराने को कहा था। बताया जाता है कि मनोरमा देवी की मंत्रियों, नेताओं के साथ साथ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों के साथ अच्छे संबंध थे। उन्होंने इसका खूब फायदा उठाया। इस मामले में बीजेपी नेता विपिन शर्मा का नाम भी आया था। पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। वहीं जेडीयू नेता शिव मंडल और उनके पिता महेश मंडल का भी नाम आया था। महेश मंडल की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तब लालू यादव ने इस मामले को लेकर सीधे सीधे नीतीश कुमार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि 2006 से चल रहे सृजन घोटाले में नीतीश ने 11 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं की। सीएम और वित्त मंत्री सुशील मोदी इस मामले के सीधे दोषी हैं। इस घोटाले में पूर्व आईएएस केपी रमैया का भी नाम है, जिन्हें सीबीआई ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। बता दें कि रमैया भी भागलपुर के जिलाधिकारी रह चुके हैं। 2014 में वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। उन्होंने सासाराम से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए। बहरहाल घोटाले की शुरुआत से लेकर खुलासे तक नीतीश कुमार बारी बारी से बीजेपी और आरजेडी के साथ सत्ता में रहे हैं। इस दौरान विपक्ष में रहने वाली आरजेडी और बीजेपी दोनों ने ही नीतीश को घेरा है। जानकारों का भी मानना है कि सुशासन का दावा करने वाली सरकार में ये घोटाला किसी दाग से कम नहीं है। बिहार में कावा कार्यक्रम में इस हफ्ते बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए घंटी बजाइए।